हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 13 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। जो हमने अभी तक की कहानी पढ़ी थी इस पूरे ही चैप्टर में, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे हम क्या क्या हो सकते हैं। सो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये ऑफ कोर्स लास्ट वीडियो है। इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, एक एक वीडियो एक एक टॉपिक के साथ। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा क्या है? सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। तो देखो, सप्लाई कर्व के बारे में हमने पढ़ा है, डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा है। अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ये दोनों कर्व्स के थ्रू ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, सप्लाई और डिमांड, ये दोनों कैसे एक्ट करते हैं और मार्केट का इक्विलिब्रियम सेट कर देते हैं, ठीक है। या फिर इन दोनों में जब चेंजेस होते हैं, जैसे डिमांड कम ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम ज़्यादा हो गई, तब जाके कैसे हम मार्केट जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करता है, वो भी हम समझ चुके हैं। अब इस सब के एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में ये यूज़ होता है। आप लोग सोचते हो कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा कि ये रियल लाइफ में कहीं यूज़ भी होता है, ये कर्व ऐसे जा रहा है, वो वैसे जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें असली में भी यूज़ होती हैं और यही एप्लीकेशंस हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको सच में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, जो आपको शायद अभी तक नहीं पता थी। अब इसके लिए मैं आपको दो टर्म्स आपको नए सिखाना चाहती हूँ। हालांकि वो दो टर्म्स नए नहीं हैं, पर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दो टर्म्स नए हैं आपके लिए। उनका अगर आपने पूरे इसमें वीडियो में मतलब समझ लिया तो ये समझ लो आप पूरा टॉपिक समझ लोगे आज का। वो दो टर्म्स क्या हैं? एक है आपका प्राइस फ्लोर और एक है प्राइस सीलिंग, ठीक है। इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। लेट अस सपोज ये है आपका एक रूम, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये आपका क्या है? एक रूम है, ठीक है। और ये जो दो है ना, ये आपके रूम की क्या है? वॉल्स हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल हैं ये वॉल्स हैं। अब रूम की जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर क्या होता है? जहाँ पे पंखा लटका होता है उसको हम कहते हैं सीलिंग, कहते हैं ना, उसको हम सीलिंग कहते हैं। सीलिंग फैंस जैसे हम बोलते हैं ना, तो ऊपर वाली जो छत होती है जहाँ तक हमारी दीवार जा रही है वो होती है सीलिंग। और नीचे यानी कि जहाँ से हमारी दीवार जो है वो शुरू हो रही है उसको हम कहते हैं फ्लोर। ये दो टर्म्स सबको पता होंगे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने ये दो टर्म्स ना सुने हो, सीलिंग और फ्लोर। अब ये सीलिंग और फ्लोर का यहाँ पे मतलब मैं क्या बता रही हूँ कि सीलिंग, ये जो सीलिंग वाली लाइन है, ठीक है, जो ये सीलिंग है ये क्या है? ये एक मैक्सिमम लिमिट है। क्या है? ये एक मैक्सिमम लिमिट है। किस चीज़ की मैक्सिमम लिमिट है? ये मैक्सिमम लिमिट है कि ये जो आपकी दीवारें हैं ना, ये जो दीवार यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आई है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। हमने एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है कि हमें दीवार इतनी ही रखनी है, ठीक है। ये होता है हमारा सीलिंग। इसी तरह ये जो फ्लोर है ये क्या है? हमारी मिनिमम लिमिट। यानी कि ये जो दीवार है ये यहाँ से जो शुरू हुई है सीलिंग से, ख़त्म कहाँ पर होगी? यहीं तक ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर ख़त्म होगी मिनिमम, इसके नीचे नहीं जा सकती है, ठीक है। यानी कि आपको समझ आ गया, फ्लोर क्या है? मिनिमम लिमिट है, और सीलिंग आपका क्या है? वो है मैक्सिमम लिमिट। और यही दोनों टर्म्स अगर आप समझ गए इस पूरे चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में, तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सीलिंग क्या है? आपका मैक्सिमम लिमिट है, और आपकी जो फ्लोर है वो है मिनिमम लिमिट। अब ये दोनों टर्म्स को मैंने इसीलिए समझाया है क्योंकि इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग। अब बेसिकली होता क्या है, देखो, जब हमने पढ़ा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, उसमें अब होता क्या है, आप ये मान लो जैसे कोई भी इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं हमारे लिए, मतलब उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर इकोनॉमी में ऐसे कोई ना कोई गुड्स होते ही हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जैसे कंट्री है, इंडिया कैसी इकोनॉमी है? इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, सबको पता है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई वाले फोर्सेस भी काम करते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट भी काम करती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इंडिया जैसी इकोनॉमी में कुछ ऐसे गुड्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के कंजम्पशन के लिए। एक तो आपका हो गया फूड ग्रेन्स, एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर हो गया आपका मेडिसिन, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है? बेसिक नीड्स हैं किसी भी
कंज्यूमर की या किसी भी सिटीज़न की। अब अगर हम देखें कि दवाइयाँ और ये फूड ग्रेन्स जितने ही एसेंशियल हैं हमारे, उतने ही स्कैर्स भी तो हैं, इनकी कमी भी है, ये लिमिटेड हैं। और क्योंकि ये लिमिटेड हैं, इनके प्राइसेस आप देखो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ऑफ कोर्स आप कहीं भी देख लो, प्राइस क्या है इनका, बहुत ज़्यादा हाई है। और क्योंकि प्राइस हाई है तो जो पुअर पीपल होते हैं ना, वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हम लोग कर सकते हैं, पर जो बहुत ही पुअर पीपल है, जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि उनके लिए भी उतनी एसेंशियल है जितनी हम लोगों के लिए हैं, पर वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। अब वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो उससे बहुत अलग अलग तरह की सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं। जैसे एक तो ऑफ कोर्स वो लोग माल न्यूट्रिशन जैसी सिचुएशन इमर्ज होती है, या फिर वो अंडर नरिशमेंट में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर अर्ली टाइम डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको भूख लग रही है पर उनको फूड ग्रेन खाना नहीं मिल रहा है, उनको टाइम पर प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रही है, मेडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो इससे ये सारी सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब जब इंडिया में, हम अभी इंडिया का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो जब ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस टाइम पर हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो इंटरवीन करती है। हालांकि मार्केट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस तो बराबर काम करते हैं। इस टाइम पे जब उसकी सिटीजन्स को ज़रूरत है तो क्या होता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। और गवर्नमेंट इस टाइम पर क्या करती है, गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है कि इस लिमिट से ऊपर कोई भी ये सामान नहीं बेचेगा, फूड ग्रेन्स नहीं बेचेंगे हम, और जो मेडिसिन है वो नहीं बेचेंगे, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देते हैं। तो प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस सीलिंग इज़ द मैक्सिमम प्राइस। अभी मैंने बताया था ना, सीलिंग क्या है, मैक्सिमम लिमिट है जिससे ऊपर आपकी दीवारें नहीं जा सकती। तो ये मैक्सिमम प्राइस है ऑफ द कमोडिटी दैट द सेलर्स कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स, जो कि सेलर्स चार्ज कर सकते हैं अपने कंज्यूमर से, उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें, ये जो प्राइस सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो गवर्नमेंट है वो क्यों इंट्रोड्यूस करती है, वो अपनी जो जनता है उसको ध्यान में रख के उसके हित में काम करती है, इसीलिए उसको ज़रूरत पड़ती है ये प्राइस सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की। तो अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस करने की या फिर इसको लेकर आने की, तो इसीलिए जिससे कि जो पुअर पीपल है ना, वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकें, या फिर सारी चीज़ें नहीं, जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, या फिर जो अफोर्ड वो नहीं कर पा रहे हैं, जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें ईजीली एक्सेस कर सकें। इसीलिए हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस करती है। और सीलिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया, सीलिंग मीन्स मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट होती है, और इसी को हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। मतलब प्राइस को सील कर दिया ऊपर तक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा भाई, इतना ही रहेगा, वही कहलाता है हमारा प्राइस सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट। अब ये जो गवर्नमेंट है ये क्यों करती है ऐसा, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस प्राइस सीलिंग क्यों करती है, इन ऑर्डर टू मेक पुअर पीपल एक्सेस या फिर अफोर्ड एसेंशियल गुड्स, जो भी एसेंशियल गुड्स हैं वो एक्सेस कर सकें या फिर उनको अफोर्ड कर सकें, इसीलिए वो गवर्नमेंट जो है हमारी वो प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जनता का भला हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं प्राइस सीलिंग में। अब ये हमने क्या पढ़ा, अभी हमने थ्योरी पढ़ ली, अब प्राइस सीलिंग को हम ग्राफिकली पढ़ते हैं, क्या होता है। देखो ये है हमारा सिंपल सा ग्राफ, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। यहाँ पे आपका क्या है, एज यूजुअल ये है प्राइस, और यहाँ पे है आपका क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की। तो ये तो भाई हो गया आपका डिमांड, और ये हो गई आपकी सप्लाई। किसकी डिमांड और सप्लाई है, हम अभी एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो कहाँ लिखूँ, ये है एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल है आपका कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, कोई भी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोगों को ज़रूरत पड़ती है उसकी, ठीक है, बहुत एसेंशियल है। अब अमीर लोग या फिर एक बार को मिडिल क्लास लोग भी ईज़िली वो दवाई ले सकते हैं, ठीक है, पर जो गरीब लोग होते हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मान लो ये है उस मेडिसिन का
ग्राफ, ठीक है। ये है उस मेडिसिन की मार्केट डिमांड और ये है उस मेडिसिन का मार्केट सप्लाई, ठीक है। और ये जो मेडिसिन है ये क्या है, एक मेडिसिन का जो मार्केट है ना वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, ये आप मान करके चलो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा खासा मार्केट है उसका, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये उसकी मार्केट डिमांड है, ये उसकी मार्केट सप्लाई है। क्योंकि ये मार्केट डिमांड और सप्लाई है, यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जहाँ पर उसकी जो ये मेडिसिन है उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है, क्यू, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, क्यू, इतनी ही डिमांड है इस कमोडिटी की, मतलब इस मेडिसिन की, और इतनी ही सप्लाई है, दोनों बराबर है ना इस पॉइंट पर। और इसका प्राइस कितना है, ओपी, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस इस कमोडिटी का या फिर इस मेडिसिन का। अब बात आती है, जब ये तो हो गया, अब इस प्राइस पर क्या है, ओपी प्राइस पर जो हमारे गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो ये मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि जो हमारी सरकार है वो क्या करेगी, प्राइस सीलिंग को इंट्रोड्यूस कर देगी। जब वो प्राइस सीलिंग को इंट्रोड्यूस करेगी, यानी कि वो क्या करेगी, एक ऐसा प्राइस सेट करेगी जो कि क्या होगा, जिस पे गरीब लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे। अब आप खुद सोचो, जब इस प्राइस पर, ओपी पर गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो किस प्राइस पर अफोर्ड कर पाएंगे। इससे ऊपर अगर मैं कर दूं तो कर पाएंगे क्या, नहीं, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, और इस पर कर ही नहीं पा रहे, यानी कि इससे नीचे ही तो करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को प्राइस। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कैसा प्राइस रखती है, यहाँ पे एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस that is lower than the equilibrium price, यानी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना उससे लोअर हो, क्योंकि इससे ऊपर करेंगे तब थोड़ी नहीं गरीब ले पाएंगे उसको, उससे नीचे ही रखना है। तो मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस डिक्रीज कर दिया ओपी 1 पे, ठीक है, प्राइस हो गया डिक्रीज, तो कहाँ आ गया, ये हो गया आपका ये हो गया आपका यहाँ पे डिमांड और ये हो गई सप्लाई, ठीक है। प्राइस कहाँ कट कर रहा है सप्लाई को, इधर, तो ये हो गया Q1, और यहाँ डिमांड कर्व को कहाँ से कट कर रहा है, इधर, तो ये हो गया Q2। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ भाई, इसमें ये हुआ, देखो पहले तो इक्विलिब्रियम तक तो आपको समझ आ ही गया था। OP क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस था, और OQ है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस हुई, प्राइस सीलिंग इज़ इंट्रोड्यूस्ड, किसके थ्रू, बाय गवर्नमेंट, ठीक है, बाय गवर्नमेंट। अब उसके बाद क्या हुआ, जब प्राइस सीलिंग भी इंट्रोड्यूस हो गई, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस आपका क्या हो गया, प्राइस डिक्रीज्ड टू OP1 फ्रॉम, ये है OP1 फ्रॉम OP से OP1 हो गया। अब जब OP से OP1 प्राइस हो गया, तो ये प्राइस डिमांड कर्व को कहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि डिमांड क्या हुई, नीचे, पहले यहाँ थी डिमांड, देखो अब डिमांड यहाँ से यहाँ बढ़ गई, यानी कि डिमांड क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। मैंने बताया था ना एक्सटेंशन ऐसे होता है डिमांड में। तो इससे क्या हुआ, एक तो प्राइस रिड्यूस हो गया और आपकी डिमांड एक्सटेंड हो गई, डिमांड एक्सटेंडेड फ्रॉम OQ1, नहीं OQ पर थी पहले, फिर OQ2 पर आ गई, OQ2, ठीक है, OQ से OQ2 तक, ठीक है। डिमांड पे तो ये फ़र्क पड़ा। सप्लाई का क्या हाल हुआ, देखो ये जो सप्लाई कर्व है, पहले तो यहाँ तक थी सप्लाई OQ तक, अब वो उधर की तरफ चली गई। जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, मैंने क्या बताया था, सप्लाई कम होती है, इसमें क्या हुआ, तो लेफ्ट वर्ड नहीं, मतलब एक्चुअली उधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो आप क्या लिख सकते हो, सप्लाई कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, OQ से OQ1 तक। अब देखो डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। अब जब डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हो गई है, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या कहलाएगा, ऑफ कोर्स डिमांड, एक्स्ट्रा डिमांड ही तो जनरेट हो गई ना। तो इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा डिमांड आपकी जनरेटेड हो गई। इट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक्सेस डिमांड बढ़ गई, मतलब एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई या फिर जनरेट हो गई। एक्सेस डिमांड यहाँ पर क्या है, OQ, पहले OQ2 था, ठीक है, OQ2 तो आपकी टोटल डिमांड है, और इसमें से सप्लाई हटा दो OQ1। एक्सेस डिमांड क्या है,
एक्सेस डिमांड इज इक्वल्स टू OQ2 माइनस OQ1। OQ2 में से, इस पूरे में से आप इतना हिस्सा हटा दो, यहाँ तक का कितना बचा, सिर्फ इतना बचा Q1 से Q2 तक, यानी कि Q1 Q2। तो ये जो आपकी Q1 Q2 है ना, ये हिस्सा यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर से दिखाती हूँ, अलग से हाईलाइट करके। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये आपका क्या है, ये है आपकी एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये हो गई एक्सेस डिमांड। तो यहाँ तक अगर आप समझना चाहो तो किया क्या हमने, क्योंकि गरीब लोग इस पॉइंट पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ओपी प्राइस पर, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस करने के बाद प्राइस डिक्रीज्ड टू OP1 फ्रॉम ओपी से OP1 आ गया। उस पॉइंट पे क्या हुआ, जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो क्या हुआ, डिमांड तो बढ़ेगी। सबको पता है ना प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँच गई आगे की तरफ, और प्राइस कम होने पे क्या होता है, सप्लाई भी कम होती है, इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो सप्लाई यहाँ से पीछे चली गई, तो इससे क्या हो गया, सप्लाई डिमांड में तो एक्सटेंशन हुआ और सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिससे कि आपका क्या हो गया, एक्सेस डिमांड जनरेट हो गई। एक्सेस डिमांड कितनी है, इतनी। ठीक है, ये हो गई एक्सेस डिमांड। पर इस टाइम पर क्या है कि जो पुअर लोग हैं वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, पर अभी भी OP1 जो प्राइस है ना, इस पे आने से क्या हुआ है, एक्सेस डिमांड जनरेट हो गई। अब ये एक्सेस डिमांड जो जनरेट हो गई ना, इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सेस डिमांड है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट मीन्स दैट पीपल फेल टू बाय टू द एक्सटेंट दे वांट टू। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मान लो आप मान लेते हैं कि आप खरीदना चाहते हो कोई भी दवाई, हमने दवाई की बात कर रहे थे ना, या मेडिसिन, तो कोई भी दवाई की आप 10 यूनिट्स खरीदना चाहते हो, तो पहले तो आप एक भी नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि प्राइस OP था। अब जब प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया सरकार ने प्राइस सीलिंग के थ्रू, तो प्राइस हो गया OP1, तो अब आप थोड़ी सी खरीद सकते हो, पर पूरी की पूरी 10 नहीं खरीद सकते। आप खरीदना चाहते थे 10, पर आप पूरी 10 नहीं खरीद पा रहे हो। एक्सेस डिमांड इसीलिए ही जनरेट हुई है क्योंकि आप पूरी नहीं खरीद पा रहे हो, अभी भी कम खरीद पा रहे हो। ठीक है, अब क्योंकि अभी भी कम खरीद पा रहे हो, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि गवर्नमेंट और प्राइस नीचे कर दे, फिर और प्राइस नीचे कर दे। ऐसे तो क्या वो फ्री में तो दवाइयाँ बांटने से रहे, फ्री में तो कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, और ऐसे करके क्या आप कितनी चीज़ों के दाम कम करवाओगे, या फिर सारी ही चीज़ें फ्री में कैसे मिलेंगी, आप खुद सोचो ना, सारी चीज़ें 1-2 रुपये में तो मिल नहीं सकती। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं राशनिंग। ठीक है, राशनिंग क्या होता है, सबको पता है, राशन बोलते हो ना आप जिसको हिंदी में, इसको हम इंग्लिश में राशनिंग बोलते हैं। राशन क्या होता है, सबको पता है कि भाई राशन की दुकान होती है, राशन लेके आते हैं हम घर का। तो राशनिंग क्या होता है, राशनिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देती है इस टाइम पे, जब जो गरीब लोग हैं वो अभी भी अब पूरा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक्सेस डिमांड जो जनरेट हो गई है इसकी वजह से पूरा तो वो अफोर्ड कर नहीं पा रहे। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, वो राशनिंग कर देगी। राशनिंग से ये होगा कि वो एक फिक्स्ड कोटा अलॉट करेंगे सबको, कि भाई सबको इस प्राइस पे इतना मिलेगा। मान लो वो जो गरीब लोग था, इंसान था, वो 10 यूनिट्स लेना चाहता था, पर वो OP प्राइस पे 10 यूनिट नहीं ले पा रहा था। फिर जब प्राइस कम हो गया तो OP1 तक हो गया, तो अभी भी मान लो वो 4 ही यूनिट्स ले पाया सिर्फ उस दवाई की, अभी भी 6 यूनिट्स की उसको ज़रूरत है, पर उसके लिए OP1 प्राइस भी बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, राशनिंग इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि हर किसी को एक फ़िक्स्ड कोटा मिलेगा, हर किसी के लिए एक फ़िक्स्ड कोटा अलॉट कर दिया कि इतने प्राइस पे इतनी यूनिट्स तो मिलेंगी ही सबको। अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब राशनिंग इंट्रोड्यूस किया तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि OP1 प्राइस पे सबको 7 यूनिट्स तो मिलेंगी ही। तो अब तो वो खुशी हो जाएगा ना, पहले तो सिर्फ वो 4 अफोर्ड कर पा रहा था, अब उसको उसी प्राइस में 7 दवाइयाँ मिल पा रही हैं। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट दोबारा से जनता के भले के लिए ये सारे काम करती है। पहले तो उसने प्राइस सीलिंग किया, पर क्योंकि उससे एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट हो गई थी और लोग उतना नहीं खरीद पा रहे थे जितना वो खरीदना चाहते हैं, तो उसने क्या किया, राशनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि जो लोग हैं उनको फिक्स्ड कोटा अलॉट हो जाएगा, और इससे क्या होता है, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सबके बीच
बीच में, मतलब हर किसी को इतना इतना तो मिलेगा ही इतने वाले से प्राइस में। तो एक फेयर और एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये जो राशनिंग है, इसके भी जब राशनिंग और प्राइस सीलिंग दोनों आके मिल जाते हैं, राशनिंग और प्राइस सीलिंग जब दोनों आके मिल जाते हैं ना यहाँ से, तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारे आपके डीमेरिट्स भी होते हैं इसके। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स मैं बताती हूँ। पहले आप यहाँ पे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें रब कर रहे हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। तो यहाँ तक क्या हुआ था, एक्सेस डिमांड जनरेट हो गई थी, जिसके लिए आपकी जो गवर्नमेंट है उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, राशनिंग। अब जब राशनिंग प्राइस सीलिंग के साथ मिल जाती है, राशनिंग प्लस प्राइस सीलिंग, उसके भी क्या होते हैं, कुछ डीमेरिट्स निकल आते हैं, कुछ डीमेरिट्स निकल आते हैं। क्या क्या डीमेरिट्स हैं? पहला डीमेरिट है आपका राशनिंग प्लस प्राइस सीलिंग का डीमेरिट ये है कि यू हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यू, या फिर मैं आपको कुछ बस शॉर्ट वर्ड्स बता देती हूँ, आप पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते हो। सबसे पहला तो देखो डीमेरिट ये है कि आपको लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है, लॉन्ग लाइन लॉन्ग क्यू में आपको खड़े रहना पड़ता है। आप देखो ना, राशन की जो दुकान होती हैं उसमें क्या होता है, सस्ता सामान मिलेगा, ऑब्वियसली कम से कम प्राइस पर आपको अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, पर क्या होगा, लॉन्ग क्यूज़ में खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोगों का हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत लंबी लाइनें लगी रहती हैं, आपको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है। दूसरा आपका क्या है, पुअर क्वालिटी। अब क्योंकि आप खुद सोचो, कोई चीज़ इतने सस्ते में आपको अफोर्ड करा रहा है कोई चीज़, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की ही मिले, हो सकता है उसमें कुछ मिलावट हो। जैसे कि मान लो अगर हम दूध की बात करें, तो गवर्नमेंट ने जब प्राइस सीलिंग करी, उसके बाद भी जो बहुत सारे गरीब लोग हैं वो दूध अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उसने राशनिंग कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर दिया कि हर किसी को फिक्स्ड कोटा मिलेगा, जैसे इतने रुपये में इतने किलो दूध तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। पर हो सकता है आपको पुअर क्वालिटी मिले, जैसे लोग क्या करेंगे, जो दूध बेच रहे हैं ना, राशन की जो दुकानें हैं वो क्या करेंगे, हो सकता है उसमें पानी मिला करके दे दें, जिससे कि उससे क्या होगा, उनका फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। तो आपको हो सकता है पुअर क्वालिटी मिले। और तीसरा और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लैक मार्केटिंग। भाई ब्लैक मार्केटिंग तो हर किसी एरिया में होती है, आप कहीं भी देख लो। तो इसमें तो ईजिली पॉसिबल है, हो सकता है जो आपके क्या होते हैं, जो बिचौलिए जिन्हें हम कहते हैं ना, इंटरमीडियरीज, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो डायरेक्ट आके, मोदी जी तो आपको दूध बेच नहीं रहे, मोदी जी तो आपको दवाइयाँ दे नहीं रहे राशन की दुकान पर बैठ के, वो क्या कर रहे हैं, कुछ उन्होंने बिचौलिए बना रखे हैं राशन की दुकानों को, वो इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करती हैं। वो गवर्नमेंट से लेके आपको, आप गवर्नमेंट इंटरमीडियरी को देती है, ठीक है, फिर उसके बाद वो आम जनता को या फिर पुअर पीपल को देते हैं। तो ऑब्वियस है ये जो बीच का बंदा होता है ये तो कुछ ना कुछ खाएगा ही, या फिर ये क्या करते हैं, सस्ते में लेते हैं, महंगे में बेच देते हैं। तो ये ब्लैक मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। यहाँ पे राशनिंग के थ्रू ब्लैक मार्केटिंग बहुत भर के होती है। अच्छा सोर्स मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत हैवी ब्लैक मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 डीमेरिट्स होते हैं ब्लैक मार्केटिंग के, जब राशनिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है प्राइस सीलिंग के साथ। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग। अब हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि ये सब चीज़ों को अवॉइड कैसे किया जाए, स्पेशली ये ब्लैक मार्केटिंग को। देखो ब्लैक मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी तरह कंप्लीटली ख़त्म करना तो नेक्स्ट टू पॉसिबल है ऑब्वियसली, पर इसको हम धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं जिसके थ्रू ब्लैक मार्केटिंग में कमी आई है, साथ ही साथ लोगों को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग से क्या हो रहा था, लोगों को नुकसान हो रहा था, ठीक है, लोगों को नुकसान हो रहा था और ये लोग बैठ के खा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि इन जो बिचौलिए हैं ना, इनको हटा ही दिया जाए, ये लोग हमारा भी पैसा ना खा पाएँ और ना गरीबों का पैसा खा पाएँ, ना गरीबों का खाना खा पाएँ, क्योंकि ये लोग बीच में बैठ के मस्ती करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर किया है जिसके थ्रू पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था इंटरमीडियरी के थ्रू, अब इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है। इसमें क्या किया है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसको हम कहते हैं DBT। DBT का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफ़र। अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है, नाम से समझ आ रहा है। पहले तो डायरेक्ट है यानी कि नो इंटरमीडियरी। डायरेक्ट का मतलब क्या है, नो इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरी तो इसमें भाई होगा ही नहीं, यानी कि राशन की शॉप्स ये सब चीज़ें नहीं होंगी, या फिर जो LPG वाले जो वो होते हैं शॉप्स वो भी नहीं होंगे। आपको क्या है, डायरेक्ट आपका बेनिफिट मिल जाएगा और डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे अब गवर्नमेंट क्या करने लगी है, DBT के थ्रू वो क्या करते हैं, भले ही आपको राशन का सामान ना दें, दूध, गेहूँ, दवाइयाँ, पर उतना पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, खुद से उस पैसे से अपना पैसा निकाल के अपने अकाउंट से उस पैसे से आपको जो खरीदना है वो आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। और DBT को और थोड़ा सा ईजी कर दिया है किसने, जैसे हमारे आपने देखा होगा आधार सबके लिंक रहते हैं अब तो अकाउंट से, है ना। तो इससे बहुत आसान हो गया ये सारा प्रोसेस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्राइस सीलिंग, जिसमें कि हमने पढ़ा, सबसे पहले मैं जल्दी से शॉर्ट में बता देती हूँ। शॉर्ट में यहीं लिखा हुआ है, सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम लिमिट, जिससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। और गवर्नमेंट इसको किस लिए इंट्रोड्यूस करती है, इन ऑर्डर टू मेक पुअर पीपल एक्सेस या अफोर्ड एसेंशियल गुड्स, जिससे कि वो ज़रूरत का सामान ईजिली एक्सेस कर सके। अब जब प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस होती है, जब गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस करती है, उससे क्या होता है कि प्राइस तो डिक्रीज़ हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा। और प्राइस डिक्रीज़ होने से क्या होता है, डिमांड इंक्रीज़ होती है और सप्लाई डिक्रीज़ होती है। और इन तीनों के चक्कर में क्या जनरेट हो जाता है, हमारी एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड जब जनरेट हो जाती है इकोनॉमी में, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है फिर से रैशनिंग के थ्रू वो सामान पहुंचाती है लोगों तक, ज़रूरी सामान उनका, और एक फिक्स्ड कोटा, सबको बराबर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें भी लोग क्या करते हैं भाई, अपनी कमाई का धंधा शुरू कर देते हैं, अपना सोर्स देखते हैं। वो क्या करते हैं, एक तो ब्लैक मार्केटिंग खूब करते हैं, और इसका नुकसान ये भी है, पुअर क्वालिटी का सामान मिलता है, और क्या है, आपको लंबी लंबी लाइनों में लगे रहना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च की थी, DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट होता है किसको, पुअर पीपल को। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है फर्स्ट टॉपिक, और अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम बात करेंगे प्राइस फ्लोरिंग की। प्राइस फ्लोरिंग में क्या होता है, प्राइस फ्लोर मतलब मैंने आपको बताया मिनिमम लिमिट, प्राइस सीलिंग क्या था, मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग ऊपर होती है यानी कि मैक्सिमम, और प्राइस फ्लोरिंग मतलब फ्लोर नीचे होती है तो मिनिमम लिमिट। तो प्राइस फ्लोरिंग यहाँ पर क्या है, प्राइस फ्लोरिंग मीन्स द लोएस्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। लोएस्ट या फिर आप मिनिमम भी कह सकते हो, मिनिमम या फिर लोएस्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ प्रोडक्ट। तो जब गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए फिक्स्ड प्राइस एक सेट कर देती है, मिनिमम लोएस्ट फिक्स्ड प्राइस सेट कर देती है, उसे हम प्राइस फ्लोर कहते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट है ये प्राइस फ्लोरिंग किसके लिए करती है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस प्राइस फ्लोर फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। यूजुअली या फिर जनरली हम देखें तो फार्म प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उन्हीं के लिए ही जो है प्राइस फ्लोर किया जाता है। क्योंकि फार्म प्रोडक्ट्स क्या हैं, फार्म प्रोडक्ट्स हमारे एसेंशियल नीड्स हैं। अगर भाई किसान नहीं होंगे, वो खेती नहीं करेंगे, फार्म प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, है ना, तो क्या होगा, उससे हमारा नुकसान है और जो किसान लोग हैं उनका भी नुकसान है। तो इसीलिए वो क्या करती है, फार्म प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कि क्या हो, to ensure the stable income of फार्मर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, जिससे कि जो फार्मर है ना उनकी इनकम स्टेबल रहे। क्योंकि देखो इनकम जो होती है ना फार्मर्स की, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। आप कह लो उनकी सारी इनकम खेती पर डिपेंड कर दी। अगर खेती अच्छी हुई तो ही उनको अच्छी इनकम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब खेती भी किस पर डिपेंड करती है, मौसम पे, कि अच्छी बारिश होनी चाहिए या किसी के लिए नहीं होनी चाहिए बारिश। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो इसीलिए इनकम जो होती है फार्मर्स की वो स्टेबल नहीं होती है, और इस चक्कर में गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस फ्लोर इंट्रोड्यूस कर देती है, यानी कि एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि इतने प्राइस पर जो किसान लोग हैं वो बेचेंगे अपना जो भी उन्होंने फसल उगाई है। अब क्या होता है, यूजुअली अगर हम देखें तो हमारे जो कंट्री है उसमें क्या होता है, कभी कभी ये खेती वगैरह में क्या होता है, तो ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, ठीक है, एक्सेस सप्लाई हो जाती है। जब एक्सेस सप्लाई जनरेट होती है उस केस में क्या होता है, एक्सेस सप्लाई जब हो जाती है उस केस में क्या होता है, प्राइस क्रैश हो जाता है। और जब प्राइस क्रैश हो जाता है
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स हैं ना चाहकर भी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब उनका आउटपुट तो हाई होता है, उसके बाद भी उनको लो इनकम मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं फार्मर हूँ, बाज़ार में मैं जैसे उगाती हूँ कोई भी, आप गेहूँ कह लो, वीट का मैं प्रोडक्शन करती हूँ। मान लो मार्केट में ऑलरेडी एक्सेस सप्लाई है, वीट बहुत सारा है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा है, तो क्या होगा, प्राइस क्रैश हो जाएगा। जब प्राइस क्रैश होगा तो भले ही मैंने कितना भी गेहूं उगाया हो, मेरा हाई लेवल ऑफ आउटपुट हो, उसके बाद भी मेरी इनकम इतनी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा वीट है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, जब प्राइस क्रैश हो जाता है और लो इनकम वगैरह हो जाती है, तो जो फार्मर्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या हो गया, उनकी इनकम लो होगी। तो फार्मर्स क्या होंगे, वो क्या करेंगे, अपने कल्टीवेशन को डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं क्या सोचूंगी, यार फिर मैं वीट का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों करूं, फिर मैं अपने वीट के कल्टीवेशन को डिक्रीज़ कर दूंगी। अब जब ऐसा हो जाएगा, और ये एक फार्मर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं अकेली फार्मर नहीं हूँ, पूरे इंडिया में कितने एन नंबर ऑफ, मतलब करोड़ों फार्मर्स हैं, लाखों किसान हैं, जब वो सब ऐसे ऐसे करेंगे तो उससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड। और साथ ही साथ एक और चीज़ क्या हो रही थी, एक और चीज़ साथ में ये हो रही थी कि इनकम जो है फार्मर्स की वो डिक्रीज़ हो रही थी, या फिर इनकम इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। इसीलिए इस रीज़न की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है, आपका ये प्राइस फ्लोर को इंट्रोड्यूस करती है। तो प्राइस फ्लोर को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है, शॉर्टेज ऑफ फूड को हटाने के लिए, या फिर फार्मर्स की इनकम को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है प्राइस फ्लोर, जिसमें कि वो क्या कर देती है, एक फिक्स्ड लोएस्ट मिनिमम प्राइस जिसे हम कहते हैं वो सेट कर देती है, और उस प्राइस पर जो ट्रेडर्स हैं उनको ख़रीदना पड़ेगा किसानों से उनका जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है। क्योंकि क्या होता है, फार्मर्स डायरेक्ट जाकर तो नहीं बेचते, आपने कोई देखा है किसान डायरेक्ट आकर बेचता हो, नहीं, उनसे क्या करते हैं फार्मर्स ट्रेडर्स को बेचते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स जब बेचते हैं तो ट्रेडर्स को जब बेचते हैं तो ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि हम और कम पैसों में लें, और कम पैसों में लें, और फिर वो वहाँ आगे जाके वो अच्छे अच्छे दामों में बेचेंगे। 1 रुपये की चीज़ खरीदी फार्मर से और वहाँ जाके बेचेंगे 10 रुपये में। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है, फार्मर्स को। ये लोग आगे जाके किस में बेचते हैं, मार्केट में। अब मार्केट में तो भाई वो चीज़ बिक रही है 10 रुपये की, तुम खरीद रहे हो फार्मर से 1 रुपये की, फार्मर को नुकसान होगा कि नहीं, भाई मेरी चीज़ का दाम अगर 10 रुपये है तो मैं 1 में क्यों खरीदूँ, 9 रुपये का नुकसान। और ऐसे कितने नुकसान होते हैं। तो इसीलिए ये जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फिक्स्ड प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि उसको मान लो 5 रुपये तो पे करने ही पड़ेंगे। ट्रेडर्स जो है वो मिनिमम 5 रुपये में तो खरीदें, तभी जाके ये मतलब आपका चलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस फ्लोर कर देती है। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले। ये है देखो y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, ये था इसका डिमांड कर्व और ये है इसका सप्लाई कर्व। ठीक है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे हमारा प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है OP और क्वांटिटी है OQ। ये समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो फूड ग्रेन है, कोई भी वीट मान लो, उसका क्या है, ये इक्विलिब्रियम मार्केट अभी चल रहा है, मार्केट अभी इक्विलिब्रियम में चल रहा है, यानी कि ये हो रहा है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस फ्लोर इंट्रोड्यूस कर दिया। प्राइस फ्लोर को इंट्रोड्यूस करने से, प्राइस फ्लोर मतलब थोड़ा सा ऊपर ही करेंगे, उसमें हमने नीचे किया था, इसमें हम ऊपर रखेंगे प्राइस। तो प्राइस हो गया आपका, बढ़ गया, OP से OP 1 हो गया। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ। अब प्राइस इंक्रीज होने से क्या होता है, डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन है तो डिमांड तो डिक्रीज होगी, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है सप्लाई और प्राइस में, तो ये इंक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड जब डिक्रीज होगी यानी कि डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन होगा। पहले डिमांड थी यहाँ, डिमांड में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कैसा मूवमेंट होता है, अपवर्ड, मैंने बताया था। तो डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। ठीक है, कौन से पॉइंट पे, आपका मान लेते हैं R। ठीक, और सप्लाई में क्या हुआ, इंक्रीज यानी कि एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन यानी कि कैसे होता है, सप्लाई में आप सप्लाई कर्व आपका ऐसा होता है तो एक्सटेंशन होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि सप्लाई पहले यहाँ थी तो सप्लाई पहुँच गई यहाँ से इस पॉइंट को, यानी कि कौन सा हो गया, T। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे क्वांटिटी कितनी आ रही है, इस पॉइंट पे क्वांटिटी है OQ2 और इस पॉइंट पे क्वांटिटी है आपकी कितनी, OQ1। तो इससे क्या हुआ, आपकी डिमांड तो देखो कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई। डिमांड यहाँ से कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो आपका हिस्सा आया, इतना पोर्शन, ये आपका क्या है, अब एक्सेस सप्लाई।
ठीक है, ये है आपका एक्सेस सप्लाई। पिछले वाले में हमने पढ़ा था एक्सेस डिमांड जनरेट हुई थी, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस सप्लाई जनरेट होगी। तो इससे इन सब से क्या हो जाता है, एक्सेस सप्लाई जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है प्राइस फ्लोरिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि इतने पे तो ट्रेडर्स को खरीदना ही पड़ेगा। ये होता है प्राइस फ्लोर। और मान लो क्या पता हो सकता है ट्रेडर्स मना कर दें, वो सोचे कि नहीं हम ये तो नहीं खरीदना, ज़बरदस्ती तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि नहीं ट्रेडर से कहे कि तुम 5 रुपये में ही खरीदो या तुम 6 रुपये में खरीदो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मान लो ट्रेडर जैसे मना कर दे तो उसका क्या असर पड़ेगा, उससे क्या होता है, उस केस में हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो फार्मर का हेल्पिंग हैंड बन जाती है, क्योंकि फार्मर्स यार हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होंगी तो हमारी कंट्री ही नहीं होगी ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है, फार्मर्स को। और कैसे सपोर्ट करती है, जब ट्रेडर ने मना कर दिया फार्मर से कि मैं इतने दाम पे नहीं खरीदूंगा, तो गवर्नमेंट उसी दाम पे, कौन से दाम पे, ये जो प्राइस फ्लोर है मतलब मिनिमम जो प्राइस है उसी दाम पर गवर्नमेंट खरीद लेती है सारा सामान, यानी कि सारा जो भी उसने प्रोड्यूस किया है, और उसको फिर बाज़ार में बेचती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो आपने सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सुना है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। तो MSP क्या है, MSP वही प्राइस है जिस पर गवर्नमेंट खरीदती है। तो ये मत सोचना कि प्राइस फ्लोर और मिनिमम प्राइस ये जो है वो अलग अलग है, नहीं, वो एक ही बात है। पर जब हम प्राइस फ्लोर की बात करते हैं तब हम सोचते हैं कि ट्रेडर्स उससे खरीदें उस प्राइस पे, पर ट्रेडर्स क्योंकि मना कर देते हैं कभी कभी, तो गवर्नमेंट उस प्राइस पे खरीदती है। तो गवर्नमेंट उसी प्राइस पे खरीदती है, सपोर्ट करती है खरीद कर, तो इसीलिए उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक दूसरा नाम दे दिया, बाकी इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है जब मिनिमम प्राइस हो जाता है सेट, प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड कम हुई, सप्लाई बढ़ी, इससे एक्सेस सप्लाई जनरेट हो गई। अब ये जो एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस आपका फूड हो गया यहाँ पे फिर से, तो अब इसका क्या होगा, इसका क्या करते हैं गवर्नमेंट ना, क्या करती है, इसको गवर्नमेंट खरीद लेती है, गवर्नमेंट परचेजेस इट, गवर्नमेंट इसको परचेज कर लेती है, मतलब सारा खुद से अपने पास स्टॉक करके रख लेती है। ठीक है, स्टॉक कर लेती है, कहाँ पर स्टॉक कर लेती है, मतलब अपने जितने भी उनके वो होते हैं बफर स्टॉक, ये सब चीज़ें कर लेती हैं। पर इसका भी एक नुकसान होता है कि ना इन सबको मेंटेन करने की, मान लो अब छोटा मोटा देखो क्वांटिटी तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, मतलब कितने टन होता है, 100 लाख टन, इतना प्रोडक्शन होता है, उसमें से सप्लाई बढ़ गई तो बचा हुआ जो एक्सेस सप्लाई है वो आप स्टॉक करें तो बहुत सारा सामान होता है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का लग जाता है, जो इसका डीमेरिट है, प्राइस फ्लोरिंग का डीमेरिट है। पर वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मतलब इंपॉर्टेंट है पर आप क्या याद रखोगे कि प्राइस फ्लोरिंग से एक्सेस सप्लाई हो जाती है और प्राइस सीलिंग से एक्सेस डिमांड जनरेट हो जाती है। और इसी के साथ आपका ख़त्म होता है आज का टॉपिक और आज का चैप्टर और पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक। और साथ ही साथ मैं एक क्या कहते हैं, साथ मैं वन शॉट वीडियोस भी बनाती जा रही हूँ हर चैप्टर के। अगर आपको पर्सनल मतलब अलग अलग ऐसे रिवीजन करना है तो आप कर सकते हो उसके साथ। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट आता है, कहीं से भी उठा के आप मुझे पूछ सकते हो। आपको इंस्टाग्राम ID नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप उस पर कॉमेंट मतलब उस पर मुझे पिंग कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर भी वीडियो पर कॉमेंट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।